नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेबस माँ। यशोदा जी कमरे में बैठकर खाना खा रही थी और उनकी छोटी बहू कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। तो यशोदा जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा यह रोटियां बहुत ठंडी हैं, क्या मेरे लिए दो रोटियां गर्मा गर्म सेक दोगी? ठंडी और कड़क रोटियां दांत से चबाई नहीं जाती हैं और पेट में भी गैस बनाती हैं। तो बहू गुस्से से लाल होते हुए यशोदा जी से बोली, वही चुपचाप खा लो, मैं कोई तुम्हारे लिए गर्म गर्म रोटी बनाने वाली नहीं हूँ, और ठंडी रोटी पसंद नहीं आ रही है तो जाकर खुद सेक लो, मेरे बस का नहीं है तुम्हें गर्म गर्म रोटियां बनाकर खिलाऊं। यशोदा जी बोली, बहू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस यही कह रही थी कि दो रोटियां सेक देती तो अच्छा होता, बुढ़ापा है बेटा, ठंडी रोटी नहीं खाई जाती, तुम इस बात को समझती नहीं हो। यशोदा जी का कितना कहना था कि उनकी छोटी बहू अनीता गुस्से से भड़क जाती है और अपने पैर की चप्पल निकालकर यशोदा जी की तरफ फेंक देती है। यशोदा जी अपना सर एक तरफ कर लेती है और चप्पल साइड से निकल जाती है और वह बाल बाल बच जाती है, लेकिन यह हृदय विदारक घटना उनको अंदर तक हिलाकर रख देती है। यशोदा जी के हाथों से खाना का निवाला छूट जाता है और वही के वही दीवार से चिपक कर बैठी रह जाती हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं पाता है। बहू की इस हरकत की वजह से वह बहुत डर गई थी। उस दिन यशोदा जी पूरे दिन कमरे से भी नहीं निकली और शाम को अपने बिस्तर पर जाकर बिना कुछ खाए ही सो जाती हैं। उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, यही सोच सोचकर कि उनकी बहू ने उनके साथ इतना गलत बर्ताव किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी तो पति को गुजरे हुए 4 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं तो अभी अपने पति के जाने की गम से उबर भी नहीं पाई थी और आज ही मेरी बहू ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मेरी तरफ चप्पल उठाकर फेंकी है और बार बार यही सोचकर रोई जा रही थी। उसके मन में तूफानों की आंधी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी धरती फट जाए और वही उसी में समा जाए। उनको इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को भी हो जाती तो वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी के कहने पर चलता था। जब उसे इस हरकत के बारे में पता चला तो उसने भी अपनी पत्नी की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा, उल्टा माँ को ही सुना दिया कि आपने ही कुछ कहा होगा। यशोदा जी अपने पति को याद करके रोए जा रही थी और कह रही थी, आप क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाती या फिर तुम्हारे बदले मैं ही चली जाती। कम से कम यह दिन तो नहीं देखना नसीब होता। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब क्या था इस घर में? बस एक छोटा सा मकान, वह भी एक कमरे वाला, बाकी जगह कच्चा था और उसमें भी गाय भैंस बंधी रहती थी। मैंने मेरी 4 ननद, देवर, सास ससुर के साथ एक संयुक्त परिवार था। मेरी सास तो बहुत तेज तरार थी, एक पैर पर पूरा दिन खड़ा रखती थी। यह काम कर दो, वह काम कर दो, पूरा दिन काम ही कराती रहती थी। एक काम खत्म करो तो दूसरा बता देती थी। माँ जी के सामने तो कभी मेरे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे अपने सासू माँ से बहुत डर लगता था। अगर कोई काम बिगड़ जाता तो ऐसा लगता था कि अब क्या होगा। मुझे बहुत घबराहट होती थी। पूरे घर का काम अंदर से लेकर बाहर तक मैं ही करती थी। भैंसों को चारा डालना, पानी पिलाना, पोंछा झाड़ू लगाना, बर्तन लगाना, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये सब कुछ अकेले ही करती थी। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। इन सब की परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की। सारा दिन काम करती थी, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। मेरे पति जय चौधरी गांव में दूध देने का काम देखते थे। धीरे धीरे उनका काम अच्छा चलने लगा और थोड़े बहुत पैसे बचने लगे। घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा दूध बेचकर निकाल लेते थे और जय चौधरी की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हो गई। जय चौधरी का गांव में अच्छा रुतबा चलता था, सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। धीरे धीरे जय चौधरी की जब आर्थिक स्थिति सही हुई तो उन्होंने गांव में 2 मकान और खरीद लिए। क्योंकि उनके 2 बेटे थे तो इस हिसाब से उन्होंने अपने घर भी बड़े बड़े बनवा लिए। जय चौधरी ने बहुत मेहनत की और एक एक पैसा बचा करके बीघा जमीन और एक अमरूद का बाग भी ले लिया था। घर में भी उनका बहुत रुतबा था, गांव में भी बहुत चलती थी।
कोई उनके सामने कुछ नहीं कह सकता था। जो चौधरी जी ने कह दिया वही होता था। ऊपर से सख्त स्वभाव वाले थे, लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने दोनों बेटों और बेटी की शादी कर दी। बेटी भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। और शादी के बाद दोनों बेटे की बहू भी उनका खूब कहा मानती थी और वो यशोदा जी की अच्छे से देख रेख कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से जय चौधरी को एक सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन उनके जाते ही घर की रौनक ही चली गई। चौधरी जी के जाते ही बच्चे मनमानी करने लगे। बहू घर में अपने मन मर्जी चलाने लगी। अब वह यशोदा जी का कहना भी नहीं मानती थी और आज तो हद ही हो गई थी। जरा 2 गम रोटी सेकने के लिए क्या बोलती थी कि उसने चप्पल उठाकर दे मारी। मैंने क्या नहीं किया इस घर को सजाने संवारने में, और आज मेरे ही घर में मेरा इतना अपमान हो रहा है। यह दर्द और तकलीफ सहन नहीं हो रही है। पूरी रात कौशल्या जी रोती रहीं। रोते रोते उनकी आंखें सूख गई। शाम से सुबह हो गई, पर एक भी बेटा बहू उनसे मिलने नहीं आया और ना ही उनसे बात की। किसी ने नहीं पूछा आपको क्या तकलीफ है। फिर वो थोड़ी देर में उठी, अपने आंसू साफ किए और अलमारी में से एक बैग निकाला। उस बैग में अपनी 2-3 साड़ियों, अपनी जमीन, घर और बैग के कागजात रखे। घर में जो भी उनके पास पैसा और जेवर थे वह भी रख लिए और अपने बैग को लेकर के घर से निकल पड़ी। जब वो अपने बैग को लेकर जा रही थी, एक भी बेटे या बहू ने उनसे यह पूछने की कोशिश नहीं की कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रहे हो। यशोदा जी घर से सामान लेकर तो निकल चुकी थी, परंतु उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि इस तरह से जीवन, पैसे और जायदाद के कागज लेकर कभी घर से नहीं गई थी। कभी मायके भी इस तरह से नहीं गई हैं। 1 या 2 दिन के लिए मायके जाती थी और लौट आती थी, क्योंकि ससुराल में इतनी जिम्मेदारियां थीं, इसलिए वह असमंजस में थी। किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस करके उन्होंने मायके के घर के अंदर कदम रखा। सामने ही कुर्सी पर उनके बड़े भाई बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। यशोदा जी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे तुम इधर कैसे। यशोदा जी मन में सोच रही थी, जब मायके जाऊंगी तो यह प्रश्न मेरे से जरूर पूछे जाएंगे कि ऐसे अचानक कैसे आ गई, बिना बताए कैसे आ गई। भाई ने कहा, तुम इधर कैसे हो, सब ठीक ठाक तो है, सब कौशल्या मंगल है, कोई समस्या तो नहीं है, घर पर बेटे बहू सब ठीक है। तभी उनकी भाभी अंदर से आती है और यशोदा जी को देखकर खुश हो जाती है। अरे दीदी, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और भाभी अपनी बेटी से कहती हैं, बुआ के लिए चाय बनाकर ले आओ। यशोदा जी ने अपना सामान एक तरफ रख दिया और उधर ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। यशोदा जी की भतीजी उन्हें चाय बना करके पिलाई। फिर रात में खाना बनाया। खाने के बाद भी कौशल्या जी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। यशोदा जी के भाई ने फिर पूछा, क्या बात है कौशल्या, कोई बात है जो तुम्हें खाए जा रही है। मैंने कभी इस तरह से तुम्हें आते नहीं देखा है कि तुम बिना बताए अचानक से आ जाओ, और वह भी इतना बड़ा बैग लेकर। सब कुशल मंगल है तो है ना? कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है कि चौधरी जी के जाने के बाद मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला है। वो थे तो घर में रौनक थी, पर अब नहीं है। घर से चले गए हैं तो घर में उदासी होती है, इसलिए सोचा कुछ दिनों के लिए मायके हुआ हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ, शांति से रहने के लिए। थोड़ा मन भी लग जाएगा, मन हल्का भी हो जाएगा। दुखी मन से उन्होंने कहा, तूने बहुत अच्छा किया, तेरा ही तो घर है, तेरा मायका है, तुझे जितना दिन रहना है रह सकती है। तभी उनकी भाभी आ जाती हैं और सब भोजन करने लगते हैं। फिर वह अपना सामान लेकर के कमरे में चली जाती हैं। सामान रख करके पलंग पर बैठ जाती हैं और कुछ देर तक सोती हैं। फिर लेट जाती हैं। नींद तो कोसों दूर थी, लेटकर गहरी सोच में डूब जाती हैं और बार बार यशोदा जी को अपनी बहू का बर्ताव याद आ रहा था। उस दृश्य को याद करके वह सहम जाती हैं। भूल कर भी उसको नहीं भुला पाती, लेकिन किसी से उस बात को कह नहीं पा रही थी। इसी बात को लेकर यशोदा जी अंदर ही अंदर बैठी जा रही थी। उनकी आंखों से
बराबर आंसू निकले जा रहे थे। उसी दिन सुबह यशोदा जी जागी। उनकी भाभी ने नाश्ता बनाकर रख दिया। सबने नाश्ता किया, लेकिन यशोदा जी का मन कहाँ लगने वाला था। उनकी आंखें दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उनको उनके दोनों बेटे या बहू उनको लेने आएंगे। लेकिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी बेटे बहू ने उनकी खबर नहीं दी। अगले दिन सुबह जागकर देखा कि उनकी बेटी मिलने आ गई अपने बच्चों के साथ। यशोदा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारे बच्चे उनके गले लगे। बेटी के दोनों ही बच्चे अपने नानी से बहुत प्यार करते थे और यशोदा जी के आगे पीछे घूमते रहते थे, उनकी हर बात सुनते थे। बच्चों के साथ मिलकर यशोदा जी ने अपना सारा दुख दर्द भुला दिया। उनकी बेटी भी अपनी माँ पर जान छिड़कती थी। वह बहुत प्यार करती थी अपनी माँ से। जब उसे पता लगा कि उसकी माँ मामा के घर गई है तो वह भी अपने बच्चों को ले करके आ गई। उनके चेहरे पर फिर से मायूसी आ गई। फिर से चिंता उन्हें सताने लगी। फिर सोचने लगी कि मेरे बेटे और बहू में से कोई मुझे अब तक लेने क्यों नहीं आया। क्यों किसी को याद नहीं आई कि मैं घर पर नहीं हूँ। क्या किसी को अब मेरी जरूरत नहीं है। यह प्रश्न उनके मन में बार बार चलते जा रहा था। इतना करते करते मायके में 10 दिन बीत गए, पर उन्हें कोई लेने नहीं आया। यशोदा जी की बहू तो यह सोच रही थी कि अच्छा हुआ बुढ़िया चली गई, बला टली। कुछ न कुछ काम बताती रहती थी। अच्छा है अपने मायके चली गई। और रही बात जमीन जायदाद की, तो बुढ़िया लेकर कहाँ जाएगी, देगी तो अपने बच्चों को ही। यशोदा जी को अपने भाई के घर में रहते रहते 15 से 20 दिन बीत चुके थे। अब उसके भाई साहब को भी चिंता होने लगी थी। यशोदा जी के भाई बहुत ही समझदार, दयालु और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही संस्कारी थी। दोनों को यह चिंता खाने लगी कि दीदी इस तरह से कैसी आई है और अब तक उनको कोई लेने क्यों नहीं आया है। उनके घर में सब ठीक तो है ना। भाई ने यशोदा जी के घर पर फोन किया। उधर से उनकी बहू ने फोन उठाया तो वह बोली कि बुढ़िया खुद ही घर छोड़कर गई है। उसको किसी ने नहीं कहा था, तो जैसे गई है वैसे ही घर वापस आ जाएगी। हम उसको लेने नहीं आएंगे। हमने नहीं कहा था उसको घर से जाने के लिए। अब इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहे। हम जिस तरह से खाना पीना देते हैं उस तरह से उनको खाना होगा। अब इस घर में उनकी मर्जी नहीं चलेगी। बहू की इस तरह की बातें सुन करके भाई भी सन्न रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर उन्होंने यशोदा जी को समझाया कि अगर घर से कोई लेने नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा घर है, तुमको चली जाओ। वो सब तुम्हारी ही तो बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम जाओ अपना घर संभालो। यशोदा जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, भाई साहब मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें बताई ही नहीं है, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब मैं अपना दुख तुम्हारे सामने रख ही देती हूँ। यशोदा जी उस दिन अपनी बहू के सारे व्यवहार को बता देती हैं, तो भाई भी उनकी बातों को सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वे अपनी बहन को समझा देते हैं और चुप कराते हैं। यशोदा जी कहती हैं, मैंने तो सोचा ना था कि मेरे बेटे बहू मुझे कोई लेने नहीं आएगा। बहू तो बहू, मेरे बेटे भी मुझे लेने नहीं आए, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वे लोग इतने जल्दी मुझे भूल जाएंगे। किसी ने आ करके मेरी सुध भी नहीं दी, किसी ने झूठा भी नहीं पूछा, किसी को मेरी जरूरत नहीं। यह कहते कहते उनकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। कौशल्या जी कहती हैं, जो पीड़ा मैंने बच्चों के जन्म के समय भी नहीं सही थी, वही पीड़ा मुझे आज अपने बच्चों के व्यवहार से हो रही है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तुम ही बताओ, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। कौशल्या जी एक निर्णय लेती है, वकील को फोन करती हैं और एक वसीयत तैयार करवाती हैं और वसीयत तैयार करवाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घर वापस लौटती है। जैसे ही घर आती हैं तो उनके बेटे और बहू देख करके कुछ नहीं कहते। वही सबको अपने पास बुलाती हैं और कहती है, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। अब तुम लोग ऐसा करो, मेरे इस घर को महीने भर में खाली कर देना, क्योंकि मैं इस घर को बेच रही हूँ और इसके पैसों से मैं शहर में एक छोटा सा घर खरीदूंगी, एक काम वाली बाई रखूंगी, उसी से ही काम करवा लूंगी। अब मुझे बहू की गर्म रोटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रही बात जमीन की और अमरूद के बाग की, तो वह मेरे इन जब तक मैं जिंदा हूँ उसमें से एक भी फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तुम लोगों को
जो करना है करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खर्च करो। और मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे पति की जो ज़मीन जायदाद है, और मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। उससे पहले तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं दूंगी। उनकी बातें सुन कर के दोनों बेटे बहू हक्के बक्के से खड़े रह जाते हैं। उनके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। वो एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं और फिर माँ जी को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यशोदा जी ने कठोर निर्णय ले लिया। अब वह बहुओं के साथ नहीं रहेंगी। उन्हें बहू के हाथ की गर्मा गर्म रोटी नहीं खानी है। इतने अपमानजनक गर्म रोटी खाने से तो अच्छा है मैं अपने लिए एक काम वाली बाई रख लूंगी, जो मेरे हेल्प भी करेगी और मेरे से अच्छा बर्ताव भी करेगी। अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा कम से कम। और कौशल्या जी अपनी बेटी के शहर में एक छोटा सा घर ले लेती हैं और कहती हैं कि मेरे घर में मेरे नाती पोतों का आने का पूरा हक है, पर मेरे घर में बेटे और बहू नहीं आए। दोस्तों, बच्चे अपने माँ बाप से उम्मीद करते हैं कि वह अपने सारे ज़मीन जायदाद उनके नाम कर दे, जीते जी ही कर दे, लेकिन जीते जी उनको मान सम्मान नहीं दे पाते। उनको 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। आप बताइए, आपको यशोदा जी का निर्णय कैसा लगा? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।